हेलो फ्रेंड्स, लोकायन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे थे, किस तरह के थे और उनके का सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। लेट्स सी क्विकली। फर्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। ये किस नाम से उसे पुकारते थे गौतम बुद्धा को। गौतम बुद्धा यूपीएससी का बहुत फेवरेट रहा है हमेशा ही, स्पेशली प्रीलिम में क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो पहला है कि नए पुत्र, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा इसमें से ऐसे पूछा है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि शाक्य मुनि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिथेट, बिलोंग टू द शाक्य ट्राइब। शाक्य कुल का था वो, इसलिए शाक्य मुनि कहा गया। जब महायान पंथ का उदय हुआ तो तथागत कि जिसको ज्ञान है पूरा वो भी जाना गया तथागत। बट दिस वन नयपुत्र इज बीन यूज्ड फॉर द 24 तीर्थंकरा वर्धमान महावीर। तो 2 एंड 3 बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड अबाउट आर्कियोलॉजिकल साइट द स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन, ऐसे उन्होंने दिया है। तो चंद्रकेतुगढ़ ये कहाँ पे है। तो वैसे एक शिशुपालगढ़ करके साइट है, शिशुपालगढ़ जिसको कलिंग नगरी भी कहते हैं, वो उड़ीसा में है। नेम सेम नेम लगता है, पर चंद्रकेतुगढ़ है वो वेस्ट बंगाल में है एंड नॉट इन द उड़ीसा। इट इज अ ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, दैट्स बीन करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इनामगांव, प्रकाशे, सोनगांव, these are famous sites of Zorve culture in Maharashtra, which was a Chalcolithic site. Inamgaon is one of the big sites of that time. तो इस तरह से ये करेक्ट है। Then about the megalithic sites which are spread all over the South India. Some of them are there in the Kerala. So a bit difficult one, but I asked. So that's a Mangadu in Kerala. It's a megalithic site. And then there is Shalihundam, one of the site in the Andhra Pradesh, one of the Buddhist site and well-known Buddhist site indeed. But what is wrong here? It is not a rock cut cave shrine. There are open stupas, votive stupas, mahastupas, such that they are being found at Shalihundam. And so this is also not correct. So 2 and 3 are correctly matched. B. Who is the following rulers of medieval India? So medieval India, एक ही क्वेश्चन आया है and relatively simple है। कृष्णदेवराय is a favorite of UPSC. हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। मेंस में भी आया था कि उनका साहित्य में योगदान क्या था, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और कृष्णदेवराय से कनेक्टेड है। पुर्तगीजों को परमिशन दी थी 1510 में कि जब अल्फांसो अल्बुकर्क का गवर्नर था, पुर्तगीज गवर्नर, ही वाज गिवन परमिशन बाय द कृष्णदेवराय टू बिल्ड अ फोर्ट एट भट्टा फोर्ट व्हिच इज इन द कर्नाटका, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात ऐसी थी कि उस जमाने में कृष्णदेवराय वाज डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ द बहामनी एम्पायर। देयर इज अ लास्ट 100 मोर देन 100 इयर्स दे वर फाइटिंग कंटिन्यूअसली फॉर डोमिनेंस। तो कृष्णदेवराय तो बड़ा एम्बिशियस आदमी था, तो उसने क्या कर दिया कि ऐसे सोच लिया कि पोर्तुगीजों से दोस्ती की जाए, व्हिच हैड जस्ट अराइव्ड दैट टाइम इन द इंडिया एंड दे आर वन ऑफ द एग्रेसिव पीपल एंड वन ऑफ द रिलेटिवली एडवांस पीपल ऑफ दैट टाइम। सो उसने क्या किया कि ही डिड अ ट्रीटी विद द पोर्तुगीज that whatever horses they will bring, he will purchase. In return, the Arabs, who were the main supplier of horses, had done similar treaty with the Bahamanis. After all, religion उनका एक ही था, मुस्लिम थे। तो फिर कृष्णदेवराय ने भी थोड़ा उल्टा चाल चली है ना। तो अभी थोड़ा कैसे था कि then it depend upon who will win between the fight between the Arabs and the Portuguese. तो इस तरह से अरब और पुर्तगीजों में एक लड़ाई हुई सी पे नियर दीव इन द गुजरात, जिसमें गुजरात का जो सुल्तान था बेगड़ा करके, मोहम्मद बेगड़ा, अरबों की तरफ से ऑटोमन एम्पायर और पुर्तगीज, इनमें लड़ाई हुई बड़ी एंड इंटरेस्टिंगली पुर्तगीज वन। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द बहामनीज नॉट गॉट अ सप्लाई फोर्सेस व्हाइल द विजयनगर kept getting it, and that is how historically Vijayanagar won the final match against the Bahamani, the equally big empire of that time. And so this treaty proved most helpful in that. So they have correctly asked about this treaty. विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन इन कॉर्नवालिस, मॉडर्न इंडिया उन्होंने स्किप ही कर दिया है। एक क्वेश्चन डाला है, फिर एक या दो क्वेश्चन आए हैं ना। तो रैयतवारी परमानेंट फेवरेट एरियाज है ना। तो रैयतवारी सेटलमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज।
एज यू नो द रैयत इज अ फार्मर एंड डायरेक्ट सेटलमेंट इज डन विद द फार्मर, फार्मर के साथ डायरेक्ट की जाती थी सेटलमेंट। तो उसमें ऐसे था कि स्लोली दैट एक्वायर्ड द फॉर्मेट ऑफ अ परमानेंट सेटलमेंट, और जिसमें उन्होंने 30 ईयर सेटलमेंट कर दी। तो 30 ईयर यू हैव टू गिव दैट बाय फिक्स रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर नेशनल कैलेमिटीज कम और हार्वेस्ट इज बैड। पर जो स्टार्टिंग की ओरिजिनल थी उसमें ऐसे नहीं था ना, उसमें ओरिजिनल इसमें ऐसे था कि यस इन द बैड हार्वेस्ट वगैरह होता था, अगर क्रॉप 25% से भी कम आया गया है ना, if less than 25%, then the remissions are given. One such famous case happened in the Kheda Satyagraha, which Gandhi led and one of the early movements done in the India. Similar issue was there. The crop was less and farmers were claiming a remission, but British were not agreeing, and finally Gandhi led and made them agree. तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है the peasants were exempted from the revenue payment in case of bad harvest is correct according to me, but some sources are saying no. Second is easy. Under permanent settlement of Bengal, the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और करेक्ट थी कि परमानेंट सेटलमेंट नाम तो था पर जमींदार परमानेंट नहीं था। एक भी साल वो नहीं दे पाता है फिक्स रेवेन्यू, जो कुछ फिक्स किया था, सनसेट लॉस थे, डे फिक्स करते थे, नहीं दे पाया, इमीडिएटली ऑक्शन करते थे जमींदार राइट्स को और जमींदार बदल देते थे, शुड चेंज द जमींदार। इंडियड ऑल इनिशियल जमींदार्स वर रिमूव्ड and new people, Bhadralok in Bengal, were bought in their place, who are basically living in the urban areas. This phenomena is called as like a urban zamindar type, like they are like people who are living in the urban areas but ruling in the rural areas. So 68% of the zamindars were changed ultimately. 68% of the zamindars were changed. So according to me, both are correct. Consider the following statement about the Upanishads, one of the most popular books and many philosophical books in India. Katha, Isha, Kena, so many Upanishads are been there. So there are no parables. नीति कथा नहीं है, बोध कथा नहीं। तो बाय कॉमन सेंस ऐसे कैसे हो सकता है? उपनिषदों ने तो मेन बोध दिया है, नीति कही है। तो बहुत सारी सत्यकाम जाबला करके है, नचिकेत और यम की संवाद है, बहुत सारी पैराबल्स इसमें है। तो ये तो सही सही है, गलत है ना? So that's not correct. Upanishads were composed earlier than the Puranas. So that's correct. Upanishads have come before the Buddha arrived, or by the time Buddha arrived, the Upanishads are already composed. It has begun. While the Puranas are developed basically with the arrival of Mauryans and later period, the post-Mauryan period. तो इस तरह से Veda, Upanishads, they are earlier literature, and later Puranas came. Though Puranas claimed of that we are before even Vedas. Of course, that's their claim to show their legacy, but then otherwise this statement is correct. So 2 only is the answer. Let's go. Which of the following is the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? So this is from cultural aspect of the history, and you know this all are been there. Chhau dance in 2010 was there. Even Durga Puja is inserted. Kumbh Mela is also there. There is a list like a tangible list also, and there is an intangible cultural list also. 15 sites from India are there in the intangible cultural heritage, and last year the Garba dance 23 was included into it, and earlier to that the Durga Puja was included earlier to that 14th entry. So relatively simple question it is. And then some more questions are about 63rd question. That is, which of the following is a work attributed to the playwright Bhasa? So this Bhasa is from like Gupta to post Gupta period, very famous writer. Some consider him as great as a Kalidas. उसके नियरली 15 प्ले पाए गए हैं, अलग अलग प्लेस है उसके, अलग अवेलेबल, आर फाउंड इन द केरला इन द लास्ट सेंचुरी। सो उसके कौन सा तो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक माध्यम व्यायोग वाज हिज प्ले रिटन बाय द भाषा। काव्य अलंकार जो है वो इजी है, इट इज बाय वन असंग। इसे कहते हैं कि असंग खुद मैत्रेय बुद्ध ने उसको ये बोला था, योगाचार करके स्कूल से था असंग, तक्षशिला का था। नाट्य शास्त्र तो बहुत फेमस है, इट्स भरत मुनि हु कंपोज्ड इट एंड इट्स अ बेसिक स्क्रिप्ट ऑन द डांस ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया। महाभाष्य भी फेमस है, पतंजलि, इट्स अ ग्रेट कमेंट्री ऑन द पाणिनीज अष्टाध्यायी। तो इस तरह से 2 एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली, सिर्फ काव्य अलंकार और माध्यम व्यायोग रहता है। काव्य अलंकार थोड़ा फेमस है ना, तो शायद मालूम होना चाहिए। तो फिर देन बाय एलिमिनेशन टेक्निक आल्सो यू कैन रीच एट दिस माध्यम
Vayug Bhasa. Next question is about the Sanghabhuti, an Indian Buddhist. So India-China relationship. We keep counting about a fast relationship. So Sanghabhuti is an Indian Buddhist monk who traveled to the China at the end of the 4th century AD with the author of the commentary on. तो उसने क्या लिखा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये तो. द आंसर इज द सर्वस्तिवाद विनय. डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिट, क्योंकि हजारों ऐसे बुक्स है और तो फिर ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. पर देन दिस इज अ इम्पोर्टेंट पर्सन हु हैज ट्रैवल टू चाइना, लाइक कुमार जी गए थे, आतिश दीपंकर गए थे, तो उस तरह से वो भी गया है ना, तो दैट वे इट इज इम्पोर्टेंट वन. Consider the following properties included into the World Heritage List of UNESCO. तो ये सब फेम है ही है ना. पर लास्ट ईयर द शांति निकेतन was in news for being included finally, and also the sacred emblems of होयसाळास के जो टेम्पल है वो भी किए गए. सो 2 of them are been included 2023. So अभी स्पेसिफिक डेट पूछ रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो मेक इट इंटरेस्टिंग, बट रिलेटिवली इजी रहा ऐसा हम कहता है. तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े कम थे हिस्ट्री के, बट इन रोस्टर है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होते हैं. सो नेक्स्ट ईयर इट मे गो अप अगेन, एंड स्लाइटली मॉडरेट क्वेश्चंस वर देयर, हार्डली 1 or 2 आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. सो कीप इट अप गाइस एंड कीप लर्निंग अबाउट हिस्ट्री. वेलकम.